स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम डे। तो देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक पार्ट 1 में। उसमें हमने डिस्कस किया था काफ़ी चीज़ें, टॉपिक्स रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपका क्या है, बेसिकली उसके अंदर रिलेटेड टर्म्स को भी वहाँ पे कवर किया। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर होगा आपका जो है पूरा फर्स्ट लॉ पे ही होगा। फर्स्ट लॉ के अंदर जो रिलेटेड टर्म्स है आपको इंटरनल एनर्जी को छोड़ के, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को मैंने डिफाइन कर दिया था वहाँ पे और काफ़ी चीज़ें उसकी बेसिस पे वहाँ पे आपको जो है समझा दिया था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा सिंपल आपका होगा हीट एंड वर्क पे। इस पे होगा आपका हीट एंड वर्क पे। हीट यहाँ पे पढ़ेंगे क्या होता है, वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, है ना, स्पेसिफिक हीट्स क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, एडियाबैटिक में कितनी होगी, ये सब टर्म्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आज की टॉपिक तो दिल थाम के बैठ जाइए। ठीक है, दिल थाम के बैठ जाइए और हेडिंग लगा लीजिए हीट। ठीक है, सिंपल है। हेडिंग क्या लगा लीजिए, हीट। यहाँ पे हीट लिख लीजिएगा हेडिंग। ठीक है, हीट लिख लीजिए। अब सबसे पहले सवाल तो ये होता है, हीट होता क्या है? हीट के अंदर क्या प्रोसेस होता है, कैसे ट्रांसफर होता है? ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है। So first of all, heat is a nothing but it is a form of energy. ठीक है, हीट क्या है, सिंपल आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हीट क्या है, आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहला आप पॉइंट में लिखेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट क्या होता है? दूसरी कंडीशन क्या होती है हीट की? हीट मतलब अगर फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, from one body to another body, so basically it is only possible when the two objects had temperature difference। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तभी वो आपको क्या होगा, हीट फ्लो होगा। ठीक है, हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो की कंडीशन क्या होगी आपका, जब टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे दो मित्र हैं आपस में, एक के पास 4 टॉफी है और दूसरे के पास 2 है ना, तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो टेम्परेचर मतलब डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? 4 माइनस 2 का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। तो सिंपल आपका जो है टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए हीट को फ्लो होने के लिए। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हीट हीट ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस between two bodies, between two bodies। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हीट क्या होता है आपका, एनर्जी एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता है। इट इज द एनर्जी एक्सचेंजिंग प्रोसेस। हीट एज वेल एज वर्क, बोथ आर द एनर्जी एक्सचेंजिंग प्रोसेस। सो इट इज so both are the not a state variable, not a state function, it is only on path functions। ये हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है ना, पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था वहाँ पे, इस टाइप से अगर पीवी कर्व पे एक प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर तो प्रेशर एक्सिस होगा, ये वॉल्यूम एक्सिस होगा। ठीक है, ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस। अगर इस टाइप से वहाँ पे कर्व मैंने बताया था, ये आपका हो जाएगा बी, ये आप बोल सकते हैं इसको ए बोलिए, इसको बी। ठीक है, यानी ए से बी प्रोसेस हो रहा है, फिर बी से ए प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, यानी ये कैसा प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हीट और वर्क को छोड़ के, एक्सेप्ट हीट एंड वर्क, all the parameters are in the cyclic process should be 0। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपकी हो गई, और आपको क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा पी, these parameters are 0 in the cyclic process। but work done and heat is not 0 because it is not a it is not a state variable functions, it is only depends on the path।
पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी पाथ फंक्शन से तो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। तो यहाँ पे हीट जो है जीरो नहीं हो सकती, यानी W आपका क्या हो सकता है, वर्क आपका जीरो नहीं हो सकता, ना ही आपका क्या हो सकता है हीट डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन हमने निकाली थी, ठीक है, इससे ये दो कंडीशन निकाली थी। तो यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इट इज पाथ फंक्शन, क्या है, इट इज पाथ फंक्शन, ठीक है। तीसरी जो है इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपकी क्या हो जाती है, यूनिट तो भैया सिंपल रहेगी, हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक तरह से क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट हमेशा क्या होती है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी। दुनिया में कोनो भी टाइप की एनर्जी होगी तो हमेशा कौन सी यूनिट होगी, जूल, ठीक है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, है ना, जितने टाइप्स की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, जितने टाइप्स की आपकी एनर्जी होती है SI यूनिट क्या होगी, जूल। या फिर हीट की अनदर यूनिट बोल सकते हो कैलोरी होती है, हीट की अनदर यूनिट क्या हो सकती है, कैलोरी, ठीक है। हीट की अनदर यूनिट कितनी होती है, कैलोरी। आप ऐसे स्लैश लगा के लिख लीजिए यहाँ पे। हीट की अगर मैं दूसरी यूनिट का नाम बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। अब दूसरी चीज क्या होता है कि 1 कैलोरी के बराबर कितना होता है, ये आता है एग्जाम में, इसको यूज किया जाता है। 1 कैलोरी आपका होता है, 1 कैलोरी आपका होता है 4.25 पर ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है, पर ग्राम सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.25 पर ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 1 कैलोरी का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, पर ग्राम सेंटीग्रेड में, ठीक है, ये होता है। इतनी सारी बातें हो गई हीट के बारे में, ठीक है। अब हीट को हम सिस्टम से लेते थे जब वहाँ पे, यानी एक मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एनालाइज करूँ, देखो यहाँ पे आप एक सिलेंडर बना लीजिए, सिलेंडर क्या है, ये आपका जो है आपका कंटेनर हो गया, इसके अंदर क्या है, गैस फिल है कोई, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक ओपन सिस्टम है, ये आपके लिए क्या है, एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये इस सिस्टम को देता हूँ, ये आपको मान लो बंसन बर्नर है, ठीक है, तो स्टील है बेसिकली इसका यूज किया जाता है। मैं अगर सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, है ना, सिस्टम को हीट दे रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, यानी हीट दे रहा हूँ तो क्या हो गया, वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो हीट देने का मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी हीट जब मैं सिस्टम को दूंगा तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, यानी प्रेशर लगाने का मतलब क्या हुआ, किसी मतलब कि आपको किसी प्रोसेस के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। बट आपसे अगर मैं इनपुट लूँ, है ना, यानी वर्क आपसे कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, है ना, मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी सिंपल सी बात है, आप सिस्टम पे अगर वर्क कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम को अगर हीट दे रहा हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, हीट पॉजिटिव हो जाएगा। एंड व्हेन यू हैव टू सिस्टम से आप क्या करेंगे, हीट लेंगे, हीट जब लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हीट नेगेटिव हो जाएगा। तो दो पॉइंट ये याद रखिएगा, जब भी हम सिस्टम को हीट देंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हीट गिवन टू द सिस्टम, और हीट यहाँ पे लिख लीजिएगा, हीट बाय द सिस्टम, हीट बाय द सिस्टम जब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कैसा प्रोसीजर, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ऑलवेज, 100%, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा क्यू, और यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई हीट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अब ये हीट के बारे में पता चल गया क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए ना, स्पेसिफिक हीट।
ये क्या लगा लीजिएगा, स्पेसिफिक हीट, इसे सी से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट आपका क्या होता है, सी बराबर क्यू एम डेल्टा टी होता है, सी बराबर क्यू एम डेल्टा टी होता है आपका, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि 1 जूल हीट में पर यूनिट डिग्री सेल्सियस को राइज करने में कितना मास आपका कंज्यूम हो रहा है ना। यानी द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाय यूनिट मास, बाय यूनिट मास, यानी एक यूनिट मास में आपका कितना ज़्यादा हीट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर को आपको राइज करना है, वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट। सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सी बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है, सी बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे हम दो प्रोसेस के लिए, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक हीट पहला क्या होता है आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आइसोथर्मल में थोड़ा रिवाइंड करूँ तो आइसोथर्मल में क्या होता था, आइसोथर्मल में आपको क्या होता था, डेल्टा टी जीरो होता था, यानी टेम्परेचर क्या होता था आपका, कांस्टेंट होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पे Q बराबर m डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो डाल दूँ तो ये कैसी क्या देगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इस केस में C आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C जो है आपका, C फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इंफिनिटी होगा। और यहीं पे मैं अगर बात करूँ एडियाबैटिक के लिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लगा दीजिए, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए आपको क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक में क्या होता था, Q आपका जीरो होता था, डेल्टा Q जीरो, हीट ना ही सिस्टम के अंदर आती थी ना ही सिस्टम से बाहर जाती थी, क्या हो जाएगा, सिंपल आपका हीट डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सो इन द एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल जीरो अपॉन m डेल्टा T, जीरो अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में आपकी C की वैल्यू जीरो मिलेगी और इस कंडीशन में आपकी C की वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, ठीक है। आइसोथर्मल के प्रोसेस में ये होगा और एडियाबैटिक के प्रोसेस में C जीरो मिलेगा, ठीक है। आइसोवॉल्यूम की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपका टर्म्स क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, वॉल्यूम का टर्म क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये हुई आपकी जो है ओवरऑल हीट की बात, ठीक है। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, पहले थोड़ा साइड हट जाता है, इसको नोट कर लीजिए। हम जी दिव्य और सज्जनों, अभी तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। तो मैं इधर वाला पार्ट रख करता हूँ। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब होगा कमाल, क्या होगा कमाल, देखो कैसे कमाल होगा, देखो हीट के बारे में पता चल गया। अब देखिए आपका यहाँ पे जो टर्म यूज होगा वो होगा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट तो मैं बता दिया आपको, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP/CD की बात करेंगे, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द CP/CD इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा CP एंड CD, हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, CP एंड CD, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा CP एंड CD। तो CP एंड CD क्या होता है, CP का अगर आप थोड़ा सा एज्यूम करो तो CP क्या होगा, CP क्या होगा, Q एंड डेल्टा T होगा, यानी नंबर ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, अभी CP की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपल स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर मतलब किसी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर राइज कराने के लिए यूनिट मास की जरूरत है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल यूनिट मास में बोल रहा हूँ m, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपका स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, यानी अगर उसी
मास को हम रिप्लेस कर दे नंबर ऑफ मोल से, सो इट इज ये क्या हो जाएगा फिर आपका मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सीपी, सीबी क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीपी, सीपी आपका हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सिंपल। यानी जो स्पेसिफिक हीट होगी आपकी, जब कोई भी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, उस केस में आपका जो है सी क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा सीपी से। whenever the process is at constant pressure, then C interchange with Cp, specific heat at constant pressure. So what is the value of specific heat constant pressure? Cp यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, Cp आपको क्या हो जाएगा, Q मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो N से लिखोगे आप, वरना आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन M डेल्टा T। यानी ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट लोगे आप, हीट जो लोगे आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की बात करोगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द Cv, इसको आप लिख लीजिएगा, Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ऐसा प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर। बट यहीं पे अगर मैं सीवी की बात करूं तो व्हाट इज सीवी, सीवी आपका क्या हो जाएगा, सीवी आपका क्या हो जाएगा, सिंपल यार, सीवी आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कोई प्रोसेस अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, लाइक आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक के प्रोसेस में बताया था मैंने, वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। वर्क डन को अभी मैं डिटेल में बात करूंगा इसी लेक्चर में, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी को क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सीवी को क्या डिफाइन करेंगे, आपका सीवी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट, ये आप यहाँ क्या लिख लीजिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो जाएगा सीपीसी, ठीक है। ये आपका सिंपल हो जाएगा सीपीसी, पहली चीज। अब देखिए यहाँ पे सीपी हो गया, सीवी हो गया, ठीक है। एक रिलेशन भी मैंने बताया था, क्या होता है, एक रिलेशन आपका आता था वहाँ पे, रेड मार्कर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीपी सीवी में एक रिलेशन आता था, जो आपको क्या होता था, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये आपका रिलेशन आता था। इसको हम क्या बोलते थे, दिस इज नथिंग बट मेयर्स इक्वेशन, या फिर मेयर्स रिलेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मेयर्स लॉ बोल सकते हो। इसी को हम लोग नाम दे दिए थे मेयर्स लॉ के नाम से, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या होता था, मेयर्स इक्वेशन होता था, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, क्या होता था, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, जहाँ पे Cp आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड आर इज द नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होगी, 8.314, 8.314, ठीक है। ये आपको किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया, इस पे जो है एक कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे एक नजर करते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लिख लीजिएगा सीपी और सीवी के बारे में थोड़ा सा। तो देखो सीपी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वैल्यू का आप क्या बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट, यानी सिंपल आपका यही हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाय यूजिंग 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास के लिए क्या होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं 1 यूनिट मास बाय यूजिंग 1 यूनिट मास, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका स्पेसिफिक हीट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा आप अपनी लैंग्वेज में, मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टेम्परेचर is the temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही आपका हो जाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट। यानी गैस की बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिकली हम लोग गैस की बात करेंगे। ठीक है, लिक्विड की बात करेंगे क्योंकि हम लोग स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, गैस के बारे में। बेसिकली थर्मो में आपका गैस के बारे में जो है क्वेश्चन बनेगा, गैस के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है ना। तो यहाँ से आप मोलर के टर्म में सीपी को कैसे लिख सकते हो, आप मोलर के टर्म में आप क्या लिख सकते हो, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ठीक है। यहाँ पे देखिए सीपी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ इन द टर्म्स ऑफ मोल, यहाँ पे लिख सकते हो सीपी बराबर Q अपॉन n डेल्टा T। ठीक है, जहाँ पे और सीबी क्या लिख सकते हो आप, सीबी आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन n डेल्टा T सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी दोनों की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे सीपी और सीबी को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सीपी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लियो, तरह नोट कर लो। ठीक है, इसको हम मिटा लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आप आई होप नोट कर चुके होंगे। एक्चुअली मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ही जो है वहाँ से प्ले पॉज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आई होप ये आप नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसे रख करता हूँ। देखिए, अभी सीपी और सीवी को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखेंगे। ठीक है, गामा क्या होता है ये सब मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो एक हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग क्या लगा लीजिएगा, सिंपल आपका जो है सीपी सीवी यहाँ पे क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन। ठीक है, तो अभी तो आपको भी टॉपिक सीपी एंड सीवी ही चलेगा, सीपी एंड सीवी। ठीक है, सीपी को आप क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो सीपी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सीपी आप क्या लिख सकते हो, सीपी आप यहाँ पे लिख सकते हो f/2। ये तो मार्कर ही नहीं चल रहा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला रिलेशन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे सीपी सीवी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीपी एंड सीवी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी DOF को हम क्या बोलते हैं, F। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा बात किया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, इसमें जब मॉलिक्यूल्स का जब इंटरेक्शन होता है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स गेटिंग कोलाइड विद ईच अदर, तो उनके बीच में जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, तीन टाइप्स मैंने बताया था। एक तो रोटेशनल एनर्जी होती है, ठीक है, ट्रांसलेशनल होती है और वाइब्रेशनल होती है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन किया जाता है कि मोनोएटॉमिक की क्या होती है। मोनोएटॉमिक की मैंने बताया था 3 होती है, डायटॉमिक 5 होती है, एंड पॉलीएटॉमिक व्हाट इज द पॉलीएटॉमिक वैल्यू 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इसकी, पॉलीएटॉमिक की 6 होती है। तो पॉलीएटॉमिक की कितना होता है, 6। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सीपी और सीवी को मैंने किसमें लिखना है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीवी की वैल्यू क्या हो जाती है, f/2 इंटू आर, पहली चीज। ठीक है, ये इसको सीवी को इस टाइप से लिख सकते हो। सीपी आप क्या लिख सकते हो, सीपी क्या लिख सकते हो आप, सीपी की वैल्यू क्या हो जाती है, f/2 प्लस 1 इंटू आर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे सीवी आप डिफाइन करते हो। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे इन दोनों का रेशियो कितना होता है, गामा होता है। इन दोनों का रेशियो कितना होता है, सीपी बाई सीवी का रेशियो कितना होता है, नथिंग बट गामा। ठीक है, नथिंग बट गामा। गामा क्या है
एक तरह से एडियाबैटिक इंडेक्स बोल सकते हो, जैसे ये प्रोसेस आप लिख सकते हो पीवी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे गामा क्या होता है आपका पीवी टू पावर एन होता है यहाँ पे, या फिर गामा होता है आपका क्या होता है एडियाबैटिक इंडेक्स होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके इस प्रोसेस के लिए होगा एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ ये इस प्रोसेस के लिए होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप एडियाबैटिक इंडेक्स बोलोगे, ठीक है। ये हो गया सीपी। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सीपी और सीवी को क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा। हम कैसे लिखें इन टर्म्स ऑफ गामा, तो इन टर्म्स ऑफ गामा देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा की वैल्यू अगर निकालनी है आपको इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वहाँ पे क्या हो जाता है गामा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है गामा इक्वल टू 1 + 2/f। क्या होता है गामा इक्वल टू 1 + 2/f, ठीक है। ये होता है गामा इक्वल टू 1 + 2/f, जहाँ पे f क्या है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये f फॉर मोनो एटॉमिक के लिए कितना होगा, मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, f फॉर डायटॉमिक, डायटॉमिक के लिए 5 होता है। इसके मोनो एटॉमिक गैस क्या हो सकती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस टाइप से, ठीक है। डायटॉमिक O2, N2, F2, ठीक है। और F पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है, जैसे O3, O3 हो गया ओजोन आपका होगा सिंपल, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर आप F की वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा गामा की वैल्यू मिल जाएगी। मोनोटॉमिक के लिए अलग मिलेगी, गामा एटॉमिक के लिए मतलब डायटॉमिक के लिए अलग होगी ना। 3 रखोगे कुछ और मिलेगी, 5 रखोगे कुछ क्या मिलेगी देखो ये। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए जो आती है, गामा फॉर मोनोटॉमिक के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना 1 + 2/f, f वैल्यू 3, यहाँ पे कितनी आती है 5/3 आती है, यानी ये कितना आता है अप्रॉक्स 1.66 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। ये फॉर गामा फॉर मोनोटॉमिक आता है। डायटॉमिक के लिए आप सिंपल निकाल सकते हो, डायटॉमिक के लिए कितना आता है 1.4 आता है, एंड पॉलीएटॉमिक के लिए कितना आता है, पॉलीएटॉमिक के लिए आपका होता है 1.33, ठीक है 1.33। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज एनालिसिस करिएगा, गामा फॉर मोनो एंड डायट्राई मतलब पॉलीएटॉमिक, ये तीनों प्रोसेस में जो है आपका जो है गामा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर आप सिंपल लिखना चाहें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गामा फॉर मोनो, डाया एंड पॉली, तो ये आप क्या लिख सकते हो गामा ऑफ, लेट्स इसको लिख लो, तो गामा आपका जो है मोनो एटॉमिक का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायटॉमिक, फिर डायटॉमिक, फिर ट्रायटॉमिक, ठीक है। ट्रायटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक, तो ये आपका होता है गामा का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी मोनो एटॉमिक के लिए आपका क्या होगा ज़्यादा होगा, देन डायटॉमिक, देन ट्रायटॉमिक, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका जो है यहाँ पे ये हीट का जो पार्ट है ये खत्म होता है, ठीक है। हीट का आपका पार्ट जो है खत्म होता है। वी विल प्रोसीड नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे दैट इज वर्क। वर्क पे हम डिस्कस करते हैं वर्क क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। सो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा आपका वर्क होगा, ठीक है। वर्क के बारे में बात करेंगे। वर्क बेसिकली होता क्या है, वर्क एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम मैकेनिकल वर्क करके एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था एनर्जी का एक्सचेंजमेंट का 2 ही प्रोसेस होता था वहाँ पे, एनर्जी एक्सचेंजमेंट का 2 प्रोसेस होता था। एनर्जी एक्सचेंज का आपका सिंपल 2 प्रोसेस होता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज हीट एंड सेकंड वन इज वर्क, सिंपल। हीट तो जो है आपका एक अलग प्रोसेस हो गया, वर्क क्या होता है एक मैकेनिकल प्रोसेस, वर्क क्या होता है आपका मैकेनिकल प्रोसेस, वर्क आपका सिंपल होगा मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल मतलब क्या हो गया आपका सिंपल, आप जैसे मैंने बताया था क्लोज सिस्टम के लिए
वहाँ पे एक सिस्टम लिया था, उसके ऊपर पिस्टन लगाया था। देन वहाँ पे देखो, उसको एक बार मैं फिर बताता हूँ। ये आपका कुछ इस टाइप से सिस्टम था। यहाँ पे एक पिस्टन हमने लगा दिया था, ठीक है, एक पिस्टन हमने लगा दिया था, और इसके ऊपर हम क्या रखते थे, पिस्टन रखते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता था, एक प्रेशर पिस्टन के अगेंस्ट लगता था पी मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का प्रेशर लगता था, दूसरा क्या लगता था पी एटीएम बाहर से, ठीक है। मैंने बताया था कि जब मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या हो जाए, एक्सीड्स कर जाए, मतलब प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर is greater than the pressure of ATM, यानी atmospheric pressure, then the piston will move upward. Piston will move upward side. So this upward side moving denoted the displacement of the piston, यानी कुछ displacement होता था, यानी यहाँ piston है तो इस जगह आ जाता था इस टाइप से, तो यहाँ पे जब आ जाता था तो displacement हुआ, and the force applied by the molecule get multiplied with each displacement, then it will give work. यानी पिस्टन अपनी जगह से मूव कर जाता था तो वो क्या करता था, मॉलिक्यूल का प्रेशर जो होता था, फोर्स भी लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको वर्क डन हो जाता था। सो ये एक तरीका हो गया मैकेनिकल प्रोसेस का, ये एक तरीका हो गया मैकेनिकल प्रोसेस का, ठीक है। अच्छा अच्छा, वर्क का देखिए कई प्रोसेस होते हैं वर्क को परफॉर्म करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने के लिए कई प्रोसेस थे। जैसे आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था, W बाई Q बाई V होता था, वर्क डन जो आप निकालते थे, चार्ज पर वोल्टेज निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस ये तो आपका वर्क डन ही होता है, ठीक है। इलास्टिक एनर्जी में आप क्या कर सकते थे, एसएचएम में आप एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, आप kx स्क्वायर से, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू फाइंडिंग द वर्क, बट यहाँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपका एक ही फॉर्मूला वैलिड रहेगा, आपका एक ही फॉर्मूला वैलिड रहेगा, जो कि आपको क्या रहेगा, वर्क डन इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, ठीक है। माइनस का पी एक्सटर्नल वी, पी एक्सटर्नल क्या है, आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, डेल्टा वी आपका क्या है, देखिए लिख लीजिए इसको, पी एक्सटर्नल, यहाँ पे पी एक्सटर्नल लिख लीजिएगा, पी एक्सटर्नल आपको क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एंड डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डिफरेंस या फिर चेंज इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आपका जो यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला यहाँ पे वर्क डन के लिए वैलिड नहीं रहेगा। और एक चीज ये याद रखिएगा, प्रेशर आपका जब क्या रहेगा, वेरिएबल प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा फॉर द वेरिएबल प्रोसेस, वेरिएबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है आपका, लाइक क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 atm 2 atmospheric 5 atmospheric pressure, so what is that, this is the pressure is our constant, यानी प्रेशर आपका क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वेरिएबल प्रेशर की अगर बात करें उसमें, ठीक है, वेरिएबल की ये भी बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले ये देखते हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, उसे आप यहाँ पे क्या कर लो, मैं बताता हूँ कैसे आया ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो देखो क्या आता है, इस टाइप से आप 2 घंटे में बना लो, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाता ये क्यों आया, ठीक है, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आता, बट फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो, सिंपल मॉलिक्यूल है इस कंटेनर में, और एक आप पिस्टन लगा दो ऊपर से, आप क्या कर दो, एक पिस्टन लगा दो, आप यहाँ कर दो पिस्टन लगा दो।
इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, पिस्टन आपका यहाँ था, यहाँ से ये मूव होके कहाँ गया, इस पॉइंट पे आ गया, और इनिशियली में पिस्टन आपका यहाँ लगा था, ठीक है, इस पॉइंट पे पिस्टन आ गया, यानी ये आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कवर कर दिया, यानी मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है पिस्टन पे वो लग रहा है, बराबर लग रहा है, बाहर से क्या हो रहा है, बाहर से भी प्रेशर लग रहा है पी बट पी मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होगा, मॉलिक्यूल का आपका जो प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, तभी तो पिस्टन अपनी जगह से मूव करेगा। ये आपका क्या है, पिस्टन का, ये आपका क्या है, पिस्टन, दिस इज पिस्टन। when the molecular pressure is increases as compared to ATM pressure, atmospheric pressure, then the piston will move upward side, यानी upward side क्या होगा, आपका पिस्टन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, तो जब मूव कर जाएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना आपका, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर आप डेल्टा वी भी हो सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जब प्रेशर आप लगा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो वर्क डन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एक्सटर्नल, ये डेल्टा एक्स है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना हुआ, डेल्टा एक्स, ठीक है, और हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, फोर्स आपका हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, हाँ जी सही है ना, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया इनटू आपको क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, और एरिया इनटू थर्ड डायमेंशन आपका क्या देता है भाई, अगर मुझे वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना तो एरिया इनटू डेल्टा एक्स, यानी जो एरिया होगा आपका पिस्टन का जो एरिया है, आपका इनटू थर्ड डायमेंशन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, एरिया इनटू थर्ड डायमेंशन इज नथिंग बट वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एक्सटर्नल प्रेशर था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल, एरिया इनटू डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा आपका, एरिया इनटू डेल्टा एक्स, सिंपल आपका ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों आता है, ये देखिए भाई क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर हम लगा रहे हैं, यानी प्रेशर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का एक्सीड कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर ये ओवरऑल वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा, वॉल्यूम जब किसी सब्सटेंस को बढ़ा रहा है यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वहाँ सिस्टम से वर्क ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ओवरऑल जो है आपका जो है रिजल्ट है, इसलिए हम जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, why we use this formula for the particular calculating work done, and this particular formula is only true for constant pressure, यानी constant pressure condition के लिए true है, जहाँ पे वेरिएबल हुआ वहाँ पे जो है कहानी खत्म, जहाँ पे वेरिएबल हुआ वहाँ पे आपकी कहानी खत्म, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपका, तो ये नोट कर लीजिएगा आप जो है, ठीक है, ये एक तरीका मैंने बताया कि ये किस लिए होता है, ठीक है, बाकी ये कहीं पूछा नहीं जाता, आपको सिंपल इसके बेस पे इस फॉर्मूले के बेस पे आपको जो है न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको रब करने से पहले एक चीज और देख लीजिए, जब मैं सिस्टम पे बताया था मैंने वर्क डन में क्या होता है, जब मैं किसी सिस्टम को पे क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, वर्क जब कर रहा हूँ तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम से वर्क हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्क डन
of the system is positive, यानी W की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा के लिए। और यहीं पे आपका जो है बाय द सिस्टम हो गया, बाय द सिस्टम हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दो चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कि आप जो है प्रेशर क्या कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो प्रेशर, क्या आप वर्डन कैलकुलेट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला ओनली ऑन वैलिड ऑन द किस पे होगा, प्रेशर कंडीशन, यानी फॉर कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमेशा वैलिड रहेगा। जहाँ पे प्रेशर आपका वेरिएबल हुआ वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो ये हर जगह तो नहीं लगेगा, हर जगह तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल प्रेशर के लिए क्या कंडीशन होगी, ये देखो, इसको मैं रख करता हूँ। ठीक है, सारी कंडीशन फेल हो गई। अब क्या होगा, अब देखो कुछ नहीं होगा, सिंपल धमाल होगा। देखो ये तो आपका जो है सिंपल कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन थी। जब आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, यानी प्रेशर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो वेरिएबल प्रेशर के लिए देखिए क्या होगा कंडीशन। देखिए वेरिएबल प्रेशर डाल लीजिए, वर्क डन फॉर द वेरिएबल प्रेशर, यहाँ पे सिंपल डाल दीजिए, वर्क डन बाय वेरिएबल प्रेशर। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल प्रेशर, वर्क डन बाय वेरिएबल प्रेशर। जैसे मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, वेरिएबल प्रेशर के लिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो भी मैं बताता हूँ, इससे दिखाता हूँ। जैसे आप ग्राफ पे कोई प्रोसेस दिया हो, देखिए तीन तरीके होते हैं वर्क डन को निकालने के। सबसे पहले आप एरिया अंडर द कर्व चेक कर लो, उससे काम नहीं बनना तो आप जो है जो अभी फॉर्मूला बताया, पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, वेयर पी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल प्रेशर एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड वन इज दैट, एंड द थर्ड प्रोसेस इज दैट फॉर वेरिएबल प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल प्रेशर के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल प्रोसेस के लिए, यानी वेरिएबल प्रेशर जब आपका होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं, ये क्या है आपका पीवी कर्व है, ये मान लो पीवी कर्व है। ठीक है, ये वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज प्रेशर एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से कुछ प्रोसेस दिया है। ठीक है, मान लो इस टाइप से दिया है, इस टाइप से। ठीक है, ये आपका मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये आपका पॉइंट हो गया ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा है, तो एक तो प्रोसेस हो गया कि ये आप क्या कर दो, यहाँ से इस टाइप से इमेजिनरी लाइन खींचो, इसके अंदर का ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये एरिया से निकाल सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन मेथड से बोल दिया, तो आप इस टाइप से यहाँ पे क्या कर लो, एलिमेंट की, यहाँ पे क्या कर लो, एलिमेंट को इकट्ठा कर लो, एलिमेंट कर लो। ठीक है, एक छोटे से पार्ट के लिए हम स्टडी करते हैं जब, तो सिंपल आपको क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस बेसिकली समेशन, समेशन। ठीक है, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। सो ये एलिमेंट आप यहाँ पे क्या कर लो, निकाल लो, ऐसे सिंपल ऐसे एक क्या कर लो, यहाँ पे निकाल लो इस टाइप से, चीज का मतलब होगा। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ निकाल लो इसको। ठीक, ये आप क्या होगा, सिंपल प्रेशर एक्सिस थी, प्रेशर एक्सिस थी, यानी वाई एक्सिस क्या थी आपकी, प्रेशर एक्सिस। तो ये साइड होगी हमारा प्रेशर होगा, ये प्रेशर एक्सिस, और ये आपकी जो वॉल्यूम थी, यानी वॉल्यूम, यानी छोटे से वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, डीवी लेंगे। छोटे से वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे आपका, डीवी, छोटे से वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, डीवी।
देता है वो आपको क्या देता है, वर्क डन। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ ये आपको वॉल्यूम चेंज हो रहा है ये भी मायने रखता है। अगर वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है तो ये आपको क्या हो जाता है, टोटल वर्क डन की बात अगर हम करेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मॉड लगा लीजिएगा, मॉड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा ना हमेशा, पी डी वी। अगर यहाँ पे आपको वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 से 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी V1 टू V2। ठीक है, V1 टू V2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलिएगा, माइनस हमेशा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो इसका फाइनल रिजल्ट यही तो आएगा, सिंपल आएगा आपका, माइनस पी एक्सटर्नल। और आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, आपका सिंपल आपको वही फॉर्मूला ले देके बन जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 आपको क्या हो जाएगा, सिंपल आपको वही हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, पी एक्सटर्नल माइनस का डेल्टा वी, सॉरी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये देखिए तो वही कहानी बन जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग है ना। तो फॉर द वेरिएबल प्रेशर यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, यानी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, सिंपल। इसको आप करेंगे तो आपकी लाइफ जो है बेटर रहेगी, अदरवाइज इधर उधर भटकते रहोगे। ठीक है, तो वेरिएबल प्रेशर के लिए हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको तीन वर्क डन निकालने के फॉर्मूले होंगे, तीन वर्क डन की मेथड होगी। पहला तो आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व चेक कर लेना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, पहला मेथड। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपका क्या लगेगा, when the process is at constant pressure you have to apply, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। थर्ड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सिंपल हो जाएगा, सिंपल कहाँ है, एक तो डेंजरस है, इंटीग्रेशन है ना, सिंपल कहाँ है। ठीक है, डेंजरस कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सिंपल आपका है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी वेरिएबल प्रेशर के लिए सिंपल है, वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल प्रेशर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी डी वी। ये आपका होगा, यानी ये तीन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस का वर्क डन आपको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस का नहीं, सिंपल आप पीवी कर्व की बात करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या, उस प्रोसेस में आप जो है इन तीन मेथड से आप वर्क को डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी एंट्रोपी कर्व से भी निकालते हैं ना, टीएस कर्व से, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व से, वो अलग मेथड होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कहानी वर्क डन की। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई वर्क डन की, ये कहानी हो गई आपकी वर्क डन की। ठीक है, इसके बेसिस पे देखिए आप एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं करता हूँ। ठीक है, देखिए इसके अगर ये आपको समझ में आ गया, इसके बेसिस पे एक सवाल लगा देते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आज का लेक्चर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, देखो भैया सवाल क्या है, सवाल एकदम बेहतरीन है और सिंपल है। ठीक है, सवाल आपका सिंपल है, एक तो मार्कर बड़ा धोखा देता है जिंदगी में, धोखे बहुत मिले हैं। ठीक है, फिर भी जिंदगी ये मुकम्मल है। ठीक है, जिंदगी में धोखे बहुत मिले लेकिन मुकम्मल है ये जिंदगी। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 क्या आता होगा आपका, आधा वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये आपको कैसे होगा,
ए बोल दो, इनको बी बोल दो, इनको सी बोल दो। क्यों 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 ये हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपको क्या है कि इस टाइप से आपको ग्राफ प्लॉट यहाँ पे ये ग्राफ 1 2 3 और आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4 5 पूछा है वर्क डन इन ए बी, वर्क डन इन बी सी, वर्क डन इन सी ए। ठीक है, ए बी के बेस पे पूछा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको क्या पूछा, फाइंड ए पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ए बी, यानी ए से बी प्रोसेस में कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, बी से सी में कितना हो रहा है, और हमारा क्या है सी से ए में कितना, सी से ए में कितना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी में प्रोसेस में क्या हो रहा है, ए से बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है ए टू बी प्रोसेस में। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो सिंपल देखो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए प्रोसेस में क्या होगा, ए प्रोसेस में आपका क्या होगा, सिंपल हमको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लगा दीजिएगा 5 4, यहाँ पे क्या होगा 3 आता है 3। ठीक है, 3 5 4 1 2 3। ठीक है, ये आपका एटीएम में, ये लीटर, ये एटीएम है, ये लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रोसेस के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल वर्क डन माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी। तो यहाँ पे देखो पी एक्सटर्नल क्या होगा आपका, पी एक्सटर्नल आपका क्या होगा, ए से बी प्रोसेस में पी एक्सटर्नल आपको क्या है 5 है। डेल्टा वी यानी चेंज आपका कितना हो रहा है 2 हो रहा है, चेंज का कितना हो रहा है -10 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर। ठीक है, अब देखिए एटीएम लीटर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, ये सोचो ये एटीएम लीटर क्या है, वर्क डन की यूनिट है। ये तो ये पक्का वर्क डन की यूनिट तो वही है। ठीक है, फिर एटीएम लीटर। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वर्क डन की यूनिट ये नहीं है। ठीक है, एटीएम लीटर आपकी वर्क डन की यूनिट नहीं है। तो 1 एटीएम लीटर आप लिख लीजिएगा, 1 एटीएम लीटर, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, 1 एटीएम लीटर में कितना होता है 101.3 जूल। ठीक है, ये होता है। अगर इस 10 एटीएम लीटर को 1.101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ए प्रोसेस में हमारा वर्क डन आ गया। ठीक है, अब बी प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक है, बी प्रोसेस में देखिए क्या होगा, वर्क डन इन बी टू सी। एक चीज बताओ, एक भैया बात बताओ, वॉल्यूम आपका क्या हो गया, बी से सी प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर क्या आपका कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर नीचे आ रहा है ना, 5 4 3 इस टाइप से प्रेशर नीचे आ रहा है, एंड वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। तो भैया ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। याद आया कुछ, याद आया कुछ, ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी डेल्टा वी यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका वर्किंग कितना आएगा, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी आपका 0 है, तो ऑल ओवर वर्क कितना आएगा, बी से सी प्रोसेस में 0 आएगा। बी से सी प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर 0 हो जाएगा, आपको ये पता। हाँ, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सी टू ए, सी टू ए देखो, सी से ए में क्या होगा, सी से ए में क्या होगा, सी टू ए। ठीक है, सी से ए में, यानी ये बात हो गया, ये तो सिंपल हो गया, ये निहायती क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल हो गया। सी टू ए प्रोसेस हो रहा है, आप क्या करोगे, एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर लो, एक
सिमेट्रिकली लाइन इज प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेपीजियम बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, ये खत्म। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सिंपल, ठीक है। C2 क्रॉस होगा, सॉरी C2 नहीं है, ठीक है, C2 क्रॉस होगा, तो ये ट्रेपीजियम है आपका, सिंपल हो जाएगा। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये देखिए, अगर मैं इसको, ये ए है आपका, ये मैं आपको ई मान लूं, ठीक है, इस पॉइंट को ई मान लूं, एंड दिस पॉइंट इज पी। तो व्हाट इज ए ई कितना है आपका 5 है, ए ई 5 है, ये ये आपका कितना है 3 है, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड, तो ये क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अरे यार ये बताओ, ये कितना है, ये 5 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है, ये 5 एटीएम है, एंड दिस विल 3 एच है, 3 एटीएम, ठीक है। तो 3 एटीएम हो गया भैया, 3 एटीएम हो गया। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 हट गया, ये आ गया आपका 8, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, सोच बताओ, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, सोच बताओ, माइनस आएगा कि नहीं आएगा। माइनस यहाँ पे देखो आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा भैया, कैसे आएगा, देखो C2 के प्रोसेस में, C2 के प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आप घटा रहे हो, डेल्टा भी क्या हो रहा है, घटा रहे हो, डेल्टा भी घटा रहे हो, ओवर ऑल पे वैल्यू ये क्या देखा होगा, अगर ये फैक्टर आपका जो है डिक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो माइनस में जा रहा है, माइनस में माइनस क्या हो रहा है प्लस, हो गया, ठीक है। ये सिंपल आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एटीएम मीटर आ जाएगी, ठीक है। और 1 एटीएम मीटर मैंने बताया कितना, 101.3 जूल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 एटीएम का, तो आपका आंसर फाइनली मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है वेरिएबल प्रेशर फ्री हो गया, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, वर्धन को निकाल सकते हो, सिंपल, ठीक है। वेरिएबल के लिए नहीं तो कांस्टेंट के लिए, वेरिएबल के लिए तो इंटीग्रेशन मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपका जो लेक्चर है यहाँ पे मैं आज फिनिश करता हूँ। सो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो हम लाइक और सब्सक्राइब के लिए तो बोलेंगे नहीं, पहली चीज, ठीक है, प्यार मोहब्बत ऐसे बनाया नहीं, ठीक है, बाकी इसको कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे देखिए इस लेक्चर में पर्टिकुलर मैं पहले लेक्चर मेरा हो चुका, ठीक है। सेकंड में मैं आपको जो है फर्स्ट लॉ के बारे में बता चुका, थर्ड लॉ में आपका न्यूटन वर्क ऊपर, नेक्स्ट लॉ जो आएगा वर्क डन ऊपर रहेगा, ठीक है। वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइसो थर्मल में, जैसे आप आइसो थर्मल में आप निकालते हो, ठीक है, वर्क डन इन आइसो थर्मल MRT log base P2 by P1 इस टाइप से, है ना। तो ये सब चीजें वहाँ पे चलेंगी, ठीक है। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ये सब वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। लॉग बेस की को लॉग बेस टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पूरा चीज होती है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है इतना ही, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग, ठीक है, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, थैंक यू।